नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झावालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री धामी, कई केंद्रीय मंत्रियों से सीएम की मुलाकात। 21 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी मिलने की भी उम्मीद। राज्य की 13 वीरांगनाएं तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित। 33 आंगनबाड़ी वर्कर्स को दिया अवार्ड। उत्कृष्ट कार्यों से बनाई समाज में पहचान। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का बड़ा बयान। वक्फ बोर्ड को बताया भ्रष्टाचार का अड्डा, सीबीआई जांच की उठाई मांग। राजधानी देहरादून में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश। यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में लोगों को बनाते थे शिकार। 8 गिरफ्तार, 58 से पूछताछ। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहली खबर सीएम धामी के दिल्ली दौरे को लेकर है। आपको बता दें कि सीएम धामी दिल्ली दौरे पर है। गुरुवार दोपहर सीएम धामी दिल्ली के लिए रवाना हो गए और अगले 2 दिनों तक मुख्यमंत्री दिल्ली में ही रहेंगे। इस दौरान सीएम धामी कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर राज्य के तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे। उत्तराखंड की 21 जल विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। कुछ हमारे जल विद्युत की परियोजनाएं जो भारत सरकार के स्तर पर उनको क्लियरेंस मिलना है। जल शक्ति मंत्रालय भी उसमें, चूँकि उन्होंने भी अपनी एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लगानी है, जिसके कारण से हमारी 21 परियोजनाएं रुकी हुई हैं। मैं उसी के लिए अनुरोध करने के लिए और भी जो भारत सरकार में हमारे राज्य के जो पेंडिंग मैटर्स हैं या जो कुछ योजनाएँ जो हमने प्रस्तावित की हैं या आगे राज्य के विकास में जिन योजनाओं को जरूरी स्वीकृति मिलनी है, उन सब के लिए अनुरोध करूंगा। वहीं दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जलागम विभाग की समीक्षा की और इस दौरान सीएम धामी विभाग के कामकाज को लेकर कुछ खास खुश दिखाई नहीं दिए। सीएम ने राज्य में यहां पर सूख रही जल स्रोतों को लेकर चिंता जाहिर की। आपको बता दें कि इन्हें पुनर्जीवित करने के लिए ठोस योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। बहुत सारे हमारे स्रोत जो सूख गए हैं, धारे, नौले, गाड़, गधेरे, उन सब का फिर से उनको रिचार्ज किया जाए, उनको पुनर्जीवित किया जाए और साथ में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं उनको और धरातल पर उतारा जाए। लोगों की जो रोजगार परक जलागम प्रबंध ऐसी नीतियां बनाएं, ऐसे कार्यक्रम बनाएं, नवाचार करें, उस पर आज समीक्षा हुई। वाइब्रेंट विलेज को भी इसमें जोड़ा जाएगा। वाटर सेट के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसको पूरे प्रदेश के अंदर बढ़ाया जाएगा। कुल मिलाकर इकोलॉजी और इकोनॉमी के साथ एक साम्य वन विभाग के साथ भी कुछ योजनाएं उनको आज बनाने के लिए कहा गया है कि वो वन विभाग के साथ मिलकर भी वनाग्नि इत्यादि में कैसे एक अच्छी योजना तैयार करें जिससे कि इनकी रोकथाम हो। गढ़वाल की वीरांगना तीलू रौतेली की जयंती पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने बेहतर काम करने वाली 13 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया। तो वहीं 33 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी इस दौरान सम्मानित किया गया। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार हर साल तमाम क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित करती है। 8 अगस्त को वीरांगना तीलू रौतेली का जन्म हुआ था। उनकी याद में हर साल उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को जिलावार तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। गढ़वाल की वीर नारी जो 15 साल की उम्र में रणभूमि में उतर गई थी और अपनी बहादुरी के चलते उन्होंने 22 साल की उम्र में 13 गढ़ों पर विजय हासिल की और कत्यूरी राजाओं को कड़ी टक्कर दी। अंत में अपने प्राणों की आहुति देकर वीर गति को वो प्राप्त हो गई, लेकिन उनकी बहादुरी के चर्चे इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गए। उनकी बहादुरी को देखते हुए उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास विभाग हर साल प्रदेश की बहादुर महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित करता है। इस साल 13 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने सम्मानित किया। साथ ही बेहतर काम करने वाली 32 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया। 13 वीरांगनाओं में गढ़वाली लोक गायन के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाली डॉक्टर माधुरी बर्थवाल, सामाजिक क्षेत्र में गीता गैरोला, शकुंतला दत्ताल और रीना उनियाल, साहित्य के क्षेत्र में सोनिया आर्य, खेल के क्षेत्र में प्रीति गोस्वामी, नेहा देवली, संगीता राणा, अंकिता ध्यानी और पैरा बैडमिंटन में नननदीप कौर को सम्मानित किया गया।
इसी तरह साहसिक कार्य के लिए विनीता देवी, हस्तशिल्प के क्षेत्र में नर्मदा देवी रावत के साथ ही विज्ञान क्षेत्र में सुधा पाल को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वाली सभी महिलाओं को 51 हजार रूपए दिए गए। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने इन महिलाओं की तारीफ करते हुए इन्हें शुभकामनाएं दी। तीलू रौतेली पुरस्कार को प्राप्त करते हुए मातृशक्ति प्रेरणा भी लेती है। 13 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से आज सम्मानित किया गया। इसके साथ ही हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें हैं जिन्होंने अपनी परियोजनाओं में बेहतरीन काम किया है, उनको भी जो है ऐसी हमारी 32 परियोजनाओं से सेलेक्ट होकर आंगनबाड़ी बहनों को भी आज पुरस्कृत किया गया है। मैं समझती हूँ कि ये पुरस्कार उनके कार्यों को है और उनके कार्यों की प्रेरणा लेते हुए शेष आंगनबाड़ी बहनें भी इतना बेहतरीन प्रदर्शन आने वाले समय में करेंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा सम्मानित की गई सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित 13 महिलाओं ने विभाग का भी आभार व्यक्त किया। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मुझे तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। काम तो बहुत सभी महिलाएं करती हैं और बहुत ज़्यादा करती हैं, लेकिन चयन हमारी माननीय मंत्री जी ने हमारा किया है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। बहुत मतलब सामाजिक कार्य के साथ साथ विकास के कार्य में भी मैंने बहुत कार्य किए हैं। पहले सड़क से जोड़ने के लिए मुर्गी बिहार को हटाने के सबसे पहला कदम उठाने वाली मैं हूँ। पूरा दरमा क्षेत्र में दिल्ली से लेकर देहरादून तक शिष्टमंडल लेके वो काम मैंने पूरा किया, वो सफल हुआ। घेंगड़ गांव ग्राम सभा घेंगड़ है और मैं अपने सास को बचाने गई और फिर बाघ ने मेरे पैर मांगा किया, पीछे से पाँव पकड़ ले, फिर सास मेरे को नीचे डाला तो मैं होश में नहीं थी। तब तक लोग इकट्ठे हो गए, रुद्रप्रयाग लाए मेरे को, तो मेरे को होश नहीं थी। तब वो आंगनबाड़ी की तीलू रौतेली से मेरे को पुरस्कार मिला। पहाड़ की महिलाएं पहाड़ों जैसा हौसला रखती हैं और यही वजह है कि तीलू रौतेली की वीर गाथाओं से प्रेरित महिलाएं आज अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। इन दिनों वक्फ बोर्ड और इसकी संपत्ति को लेकर खूब चर्चा हो रही है। सड़क से संसद तक इस मुद्दे पर बहस जारी है। तो वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने वक्फ बोर्ड को भ्रष्टाचार का अड्डा बताते हुए सीबीआई जांच की मांग कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का बड़ा बयान। वक्फ बोर्ड बना भ्रष्टाचार का अड्डा। शादाब शम्स ने उठाई सीबीआई जांच की मांग। कामों का हो हिसाब किताब। देश में वक्फ बोर्ड को लेकर सियासत जारी है। तो वहीं इस बीच उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने वक्फ बोर्ड पर ही बड़े गंभीर आरोप लगा डाले हैं। तो वहीं सीबीआई जांच की उन्होंने मांग उठाई है। केंद्र की मोदी सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में बड़े संशोधन की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने इसका समर्थन किया है। तो वहीं बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाकर नई बहस को उन्होंने जन्म दे दिया है। शादाब शम्स का कहना है कि वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है। यदि सही से जांच हुई तो ये देश का सबसे बड़ा घोटाला निकलकर सामने आएगा। शादाब शम्स ने कहा कि वो मांग करते हैं कि वक्फ बोर्ड की सीबीआई जांच कराई जाए ताकि हजारों करोड़ की जमीनों पर हुए घोटाले का पर्दाफाश हो सके। देखिए, वक्फ में लगातार वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं। मैंने तो कहा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से कि देश के जितने वक्फ बोर्ड हैं सबकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। जिस दिन से देश आज़ाद हुआ उस दिन से आज तक जितना बड़ा भ्रष्टाचार वक्फ बोर्ड में हुआ है मुझे नहीं लगता कहीं और हुआ होगा। अगर इनकी सही से इंक्वायरी हो जाएगी तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार आपको वक्फ बोर्ड में मिलेगा। जानबूझ के वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली, वक्फ बोर्ड के अधिकारी, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मिल के हारते हैं केसेस को, कि हम हार जाते हैं, इसके पैसे लेते हैं केस हारने के। जो वक्फ की संपत्ति आपको कागजों में नजर आ रही है आपको ग्राउंड जीरो पे नजर नहीं आएगी। सेटिंग गेटिंग का खेल चल रहा है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स द्वारा सीबीआई जांच की मांग का बीजेपी समर्थन कर रही है। तो वहीं विपक्ष इसे सरकार का फेल्योर बता रहा है। बिल्कुल जायज मांग शादाब शम्स जी ने की है। निश्चित तौर पर अगर कुछ गलत हुआ है तो जाँच होनी चाहिए, और अगर जाँच से किसी को डर है तो उन लोगों का है जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। हमारी सरकार में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बिल्कुल भी जो है कहीं पर भी संरक्षण नहीं दिया जाता। अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता ये मांग करे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए तो सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है। जो सरकार सत्ता में हो, जो सरकार शासन तंत्र चला रही हो,
किससे मांग कर रहे हैं, वो किसकी सरकार है? केंद्र में भी उनकी सरकार, और डबल इंजन कहते हैं, हालांकि वो इंजन ही फेल इंजन है दोनों के दोनों। वो क्या जांच कराएंगे? बड़ी हैरानी की बात है कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स, जिनके हाथों में वक्फ और इसकी संपत्ति की देखरेख की जिम्मेदारी है, वो खुद आरोप लगा रहे हैं। यहाँ तक कि वो अपने कार्यकाल के दौरान की भी जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसे में ये मुद्दा और भी गंभीर होता दिख रहा है। बहरहाल देखना होगा कि क्या वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों का संज्ञान लिया जाता है, क्योंकि इस वक्त पूरे देश में वक्फ बोर्ड को लेकर खूब चर्चा हो रही है। उत्तराखंड की 2 सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद पार्टी के भीतर कुछ बदलाव की चर्चा जोर पकड़ने लगी थी, लेकिन इन दिनों सीएम धामी के साथ बीजेपी विधायकों और मंत्रियों की बैक टू बैक मुलाकात ने उन चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, तो सूबे की सियासत में पार्टी के भीतर बड़े बदलाव की चर्चाएं शुरू हो गई। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा में हुई हार के बाद सीएम धामी की मुश्किलें बढ़ती नजर आई। इतना ही नहीं, दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण के कार्यक्रम में सीएम धामी का पहुंचना और उस दौरान उनका दिया गया बयान सीएम धामी के लिए मानो मुसीबत खड़ा करता चला गया। इसी दौरान प्रदेश में बीजेपी नेताओं का एक ग्रुप सक्रिय हो गया, जो दिल्ली दौड़ लगाता दिखा। आपको ज्यादा कुछ बताएं उससे पहले बेहतर है कि इन तस्वीरों पर आप नजर घुमाइए, क्योंकि इन तस्वीरों से आप मुद्दे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। दिल्ली में धन सिंह रावत ने पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात की। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी दिल्ली दौड़ लगाते दिखे। तो इस बीच सियासी गलियारों में कई सवाल खड़े होने लगे। वहीं सीएम धामी भी दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने भी पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात की। दिल्ली से दून वापस लौटते ही यहां बीजेपी नेताओं ने दौड़ लगानी शुरू कर दी। दिल्ली के बाद देहरादून में बीजेपी नेताओं का सीएम से मुलाकात का दौर शुरू हुआ। एक के बाद एक विधायक और मंत्री सीएम धामी से मुलाकात करते दिखे। इनमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट, विधायक अनिल नौटियाल, विधायक भरत चौधरी, खजान दास, सुरेश गढ़िया, दुर्गेश्वर लाल, बिशन सिंह चुफाल, मदन कौशिक, गणेश जोशी, निर्दलीय विधायक संजय डोभाल भी शामिल रहे। दिल्ली में पीएम मोदी और दून में सीएम धामी से नेताओं की मुलाकात की तस्वीरें बयां कर रही है कि सीएम धामी के खिलाफ जो आवाजें उठ रही थी, अब वो शांत हो चुकी हैं। उपचुनाव में हार और दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जो सीएम धामी के खिलाफ हवा चली थी, उसे वक्त रहते रोक दिया गया है। ये तस्वीरें बयां करती है कि सरकार और संगठन में फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और आपसी तालमेल के साथ पार्टी आगे की रणनीति बनाने में जुट गई है। लेकिन सियासी गलियारों में कब हवा का रुख बदल जाए, ये कहना जरा कठिन है। लेकिन फिलहाल सीएम धामी के खिलाफ चली हवा थम सी गई है। राज्य के नेताओं की दिल्ली दौड़ और अब सीएम धामी का दिल्ली दौरा धामी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाओं को और तेज कर रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पर कुछ कहने से बच रहे हैं। दिल्ली हमारी राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व है और बहुत सारे काम राज्य के जो होते हैं, हमारे भारत सरकार में भी होते हैं। वहाँ पर आदरणीय मंत्रीगणों से मिलना पड़ता है, पार्टी के लोगों से सबसे भेंट करनी होती है, तो उसके लिए लगातार चलता है। जैसे मैं आज भी हमारे जो विद्युत की योजनाएं जो हमको मिलनी है, जिसके कारण से एक बड़ा विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में हमारे लिए बहुत लाभकारी, बहुत उपयोगी होने वाला है, उन्हीं योजनाओं की मैं थोड़ा पैरवी करूंगा कि जल्दी से जल्दी उनको स्वीकृति प्रदान हो। गुरुवार को दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की अहम बैठक प्रदेश प्रभारी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें आपको बता दें कि तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं वो मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व सीएम हरीश रावत के अलावा विधायक प्रीतम सिंह के अलावा तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। बैठक को लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि निकाय, केदारनाथ उपचुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मंथन हुआ। बता दें कि मथुरा दत्त जोशी ने संगठन में बदलाव की खबर पर विराम लगाया है। हमारे राज्य में एक उपचुनाव होना है बद्रीनाथ में और केदारनाथ में, उसके संबंध में गहन चर्चा हुई है और नगर पालिका के चुनाव भी हैं, नगर निकाय के, उनके संबंध में चर्चा हुई है और हम संगठन को कैसे मजबूत कर सकते हैं, किस तरीके से हम चुनाव में सक्रियता से भागीदारी निभा सकते हैं, क्योंकि नगर पालिका के चुनाव भी सैंपल पर लड़े जाते हैं, और क्या हमारी रणनीति रहेगी और किस तरीके से हम भाजपा के वादों का, भाजपा की बातों का काट कर सकते हैं, सरकार की हम किस तरीके से सरकार का फेलियर साबित कर सकते हैं।
राज्य में वन विभाग ने 15 प्रतिबंधित प्रजातियों को छोड़कर अन्य वृक्षों को कटान के लिए मंजूरी दी तो पर्यावरण प्रेमी लगातार सवाल उठा रहे हैं। ताजा मामला राजधानी देहरादून के डोईवाला से सामने आया, जहां वृक्षों का कटान हुआ तो पर्यावरण प्रेमियों ने हरेला पर्व के आयोजन पर शासन प्रशासन को घेरा। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में वन विभाग ने 15 प्रजातियों के पेड़ों को छोड़कर अन्य प्रजातियों के वृक्षों के कटान की मंजूरी दी तो वन तस्कर सक्रिय हो गए। ऐसा हम नहीं, पर्यावरण प्रेमियों का कहना है। दरअसल इन दिनों वृक्षों के कटान की कई खबरें सामने आ रही है। अब नजारा ये देख लीजिए जो राजधानी देहरादून के डोईवाला से सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिन वृक्षों को बचाने के लिए मां के नाम लाखों की संख्या में वृक्ष लगाए जा रहे हैं, इसके अलावा देवभूमि में लोक पर्व हरेला भी मनाया जा रहा है। बावजूद इसके वृक्षों पर रात का अंधेरा हो या फिर दिन का उजाला, आरी चलने में वक्त नहीं लग रहा है। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि वन विभाग के इस फरमान के बाद एक्टिव हुए वन तस्कर आदेश की आड़ में प्रतिबंधित पेड़ों पर भी कुल्हाड़ी चला रहे हैं। ये मेरा कहना है, जो उत्तराखंड सरकार ने 15 प्रजाति के पेड़ों को प्रतिबंध में रखा है, अन्य प्रजाति के पेड़ों को छूट में कर दिया है। जो इस टाइम भूमाफिया एक तरफ से पेड़ों को काट रहे हैं, इसमें ना तो वन विभाग कोई कार्रवाई कर रहा है, ना राजस्व विभाग कोई कार्रवाई कर रहा है। और एक तरफ सरकार हरेला पर्व मना रही है, एक तरफ माँ के नाम से पेड़ लगाए जा रहे हैं और एक तरफ सरकार छूट दे दी है। इतने भयंकर तरीके से बगीचे कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, कोई कहने सुनने वाला नहीं, काटो और ले जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। उधर वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि अगर कोई वन माफिया अन्य प्रजातियों की आड़ में प्रतिबंधित पेड़ों का कटान करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई में देरी नहीं होगी। अगर आप में ऐसे कुछ है तो निश्चित रूप से आप फॉरेस्ट में शिकायत कीजिए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बहुत स्पष्ट है 15 प्रजातियाँ हैं। 15 प्रजातियों को हमने प्रतिबंधित रखते हुए अब से प्रजातियों को इसलिए भी छोड़ा कि हम चाहते हैं कि जो हमारे सरकार की जो पॉलिसी है वो लोगों के प्रति दोस्ताना हो, ताकि लोग भी फॉरेस्ट के प्रति दोस्ताना बने। लेकिन कुछ माफिया अगर इसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों से निपटा जाएगा। आपको बता दें कि राज्य में पीपल, बांज, खैर, देवदार, बीज साल, बुरान, शीशम, सागौन, सदन साल, चीड़ के अलावा अखरोट, आम और लीची प्रतिबंधित प्रजातियों में शामिल है। इसके अलावा अन्य प्रजातियां छूट के दायरे में हैं, जिन्हें वन विभाग की बिना अनुमति के काटा जा सकता है। डोईवाला से प्रीतम सिंह की रिपोर्ट। वहीं कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में उत्तराखंड कांग्रेस की महिला विंग ने तीज का पर्व मनाया। इस मौके पर महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि महिला कांग्रेस हमेशा से धरना प्रदर्शन करती है, लेकिन आज सोचा गया कि क्यों ना हरियाली तीज मनाकर भगवान शिव और मां पार्वती का आशीर्वाद लिया जाए। महिला कांग्रेस हमेशा से प्रोटेस्ट प्रोग्राम करती है, लेकिन जो हरियाली तीज है ये भगवान शिव और पार्वती जी के प्यार, उनके रिश्ते का एक प्रतीक माना जाता है। और आज हम लोगों ने सोचा है कि हमेशा हम संगठन की बात करते हैं, महिलाओं के साथ प्रोग्राम्स करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन क्यों ना जो प्यार का, सौहार्द का एक मैसेज देना हरियाली तीज के माध्यम से, ये हमारी पूरी सारी बहनें मिलके इस कार्यक्रम को आयोजित हम लोगों ने करा। उत्तरकाशी में स्थानीय उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने का बीड़ा जिले के युवा जसवीर असवाल ने उठाया है। बता दें कि जसवीर उत्तराखंड में किसान मार्ट से एक स्टोर चला रहे हैं। जसवीर जिले के उत्पादों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं। उन्होंने बताया कि वो जनपद के किसी भी कोने में मौजूद छोटे किसानों से उनकी फसलों को खरीदकर उन्हें बाजार दे रहे हैं। जसवीर की माने तो उनकी ये कोशिश रिवर्स पलायन के लिए कारगर साबित होगी। खेती आदमी कर रहा है, परंतु उसको 2-4 किलो 5-10 किलो बेचने में कहीं ना कहीं वो बेच नहीं पाता है, उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। परंतु इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जब वो हमको जो हमने ऑनलाइन नंबर दिए हैं उन पे जब वो हमसे बातचीत करेंगे या हमको बताएंगे कि हमारे पास 2 किलो भिंडी है, 4 किलो गोभी है, तो हम वो लेने को भी तैयार हैं, जिससे कि उनके मन में आगे से आने वाले के लिए उनकी उत्सुकता बढ़ेगी, उनकी रोजी रोटी बढ़ेगी और जो हमारा लोकल उत्पाद भी होते हैं वो भी विलुप्त ना हो। उधर रुड़की के सिविल अस्पताल से रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। दरअसल 2 पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष के बाद कोतवाली से घायलों को सिविल अस्पताल मेडिकल के लिए भेजा गया, लेकिन वहां मौजूद मेडिकल स्टाफ ने 20,000 रुपए लेने के बाद मेडिकल किया। बता दें कि पीड़ित की शिकायत के बाद सीएमएस ने जांच बैठा दी है। शनिवार को मेरे पास आई थी, पार्टी के द्वारा सूचित किया गया है कि इमरजेंसी में उसके द्वारा किसी चिकित्सक के द्वारा पैसे लिए गए हैं
तो मैंने तत्काल उसमें उनसे कहा कि एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए। उनको लिखना नहीं आता था, मैंने अपने स्टाफ को ड्यूटी पर लगाया और एप्लीकेशन लिख पा के, और हम उसमें एक जांच कमेटी बना रहे हैं। और इस संबंध में मैंने सीएमओ हरिद्वार को भी पूरा सूचित कर दिया है कि जो भी अगर कोई कल्प्रिट पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन उसमें लिया जाएगा। लोहाघाट के रामलीला मैदान में भारतीय किसान यूनियन के पूर्व जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में किसानों की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में किसानों ने कई समस्याओं को सामने रखा, जिस पर चर्चा की गई। वहीं किसानों ने हर रविवार को लोहाघाट में किसान हट लगाने की मांग की है। किसानों के हित के लिए सभी कार्य करेंगे, जो भी है, जैसे इनके जो कृषि ऋण है और मुआवजा है और जो भी जहाँ भी इनकी फसलों को नुकसान होता है उसकी हम लड़ाई लड़ेंगे। और जो भी हमारे क्षेत्र के किसान हैं, हम सभी लोगों का सहयोग लेके आगे बढ़ेंगे। खबरों में बढ़ते आगे बता दें कि राजधानी देहरादून में पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि कॉल सेंटर सिरसधारा रोड पर मौजूद आईटी पार्क से संचालित हो रहा था। एसएसपी ने बताया कि आरोपी यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में लोगों को कंप्यूटर में वायरस का डर दिखाकर उनसे ठगी करता था। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 58 लोगों से पूछताछ की जा रही है। ये सूचना थी कि वहाँ पर एक फर्जी कॉल सेंटर बड़े पैमाने पर ऑपरेट हो रहा है, और जब वहाँ पर पुलिस द्वारा टीम सर्च किया गया तो वहाँ 58 लोग वहाँ पर वर्क पाए गए जो लैपटॉप और डेस्कटॉप पे काम कर रहे थे। जब सभी के डेस्कटॉप और लैपटॉप को चेक किया गया तो पाया गया कि उनके द्वारा एक एंटी सिस्टम हैकिंग करके एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक पॉपअप भेजा जा रहा था, जो इनके अमेरिका में यूएस में बैठे कुछ और लोग कनेक्शन में थे, उनको ये फॉरवर्ड हो रहा था। उसके द्वारा वहाँ पर जो अमेरिकन और कैनेडियन सिटीजन्स हैं उनके जो लैपटॉप और डेस्कटॉप पर कि वायरस आ गया या उनका सिस्टम हैक हो गया, उसको ठीक करने के लिए उस पर पॉपअप भेजा जा रहा था। और जो भी ट्रांजैक्शंस के पेमेंट हो रहे थे वो डॉलर्स में वहाँ अंकित करके अलग से मेंटेन हो रहा था। चूँकि प्रथम दृष्टया जो टीम गई वहाँ पर टेक्निकल टीम द्वारा जब सभी डेटा देख लिया गया तो ये पूरी पुष्टि हुई कि ये फर्जी कॉल सेंटर इस तरह से यहाँ से जैसे पूर्व में ऑपरेट होते थे इस तरह का यहाँ पर पाया गया। और इसमें उन 58 के अलावा 8 लोग ऐसे मिले जो विभिन्न प्रांतों के थे, जो अलग अलग कैपेसिटी में उस पर वर्क कर रहे थे। उधर अल्मोड़ा में उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मी चौथे दिन भी कार्य बहिष्कार पर रहे। विरोध कर आरटीओ कर्मियों ने निलंबित 4 कर्मियों को जल्द से जल्द बाहर करने की मांग की। प्रदर्शन पर बैठे कर्मचारियों ने कहा कि सरकार जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं करती उनका धरना जारी रहेगा। वहीं राजधानी देहरादून में एसएसपी अजय सिंह ने साल 2024 में 7 महीने के अपराधों को लेकर समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले थाना प्रभारियों की पीठ भी थपथपाई है। वहीं उन्होंने काम में कोताही बरतने वाले अधिकारियों की फटकार भी लगाई। जो मासिक क्राइम मीटिंग का जो हर महीने यहाँ पर पूरा एनालिसिस किया गया था, जिसमें सभी अधिकारी और सभी थाना प्रभारी, शाखा प्रभारी थे। बेसिकली जो पर्पस रहता है कि हमारे कोई इस तरह के जघन्य अपराध, हत्या, लूट, डकैती या इस तरह के चोरी नकबजनी के अपराधों की पेंडेंसी, उसमें कोई अपराधी अगर वांटेड चल रहा है उसकी गिरफ्तारी, साथ ही साथ जो बहुत लंबे समय से हमारी योजना चल रही, खासकर धोखाधड़ी की ऐसी योजनाएँ काफ़ी हैं जो देहरादून में, उसकी मॉनिटरिंग, इनामी अपराधियों की क्या गिरफ्तारी कैसे हो, और जो कोर्ट से हमारे खासकर वारंट सम्मन आते हैं उनकी तामील। तो देखा जाए पूरा जो हमारा एक पुलिसिंग का वर्क है उसका पूरा परीक्षण होता है। उसमें कुछ अच्छे परफॉर्मिंग जो थाने होते हैं उनको भी पुरस्कृत किया जाता है, ऐसे लोगों को भी पुरस्कृत किया गया जो अच्छा काम किया, चाहे वो कांवड़ में किया हो और इस दौरान जो अच्छे अच्छे केसेस के सोल्यूशन में। लोहाघाट पिथौरागढ़ एनएच भूस्खलन के चलते बाधित हो गया है और इस कारण हाईवे कि दोनों ओर यात्री फंस गए हैं। बता दें कि खबर मिलने तक एनएच को खोला जा रहा था। इस दौरान सड़क पर फंसे यात्री परेशान नजर आए। गदरपुर में पुलिस ने बाइक चोरी का खुलासा किया है। मामले पर जानकारी देते हुए एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि लगातार मिल रही वाहन चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए जांच टीम का गठन किया गया। पुलिस ने सीसीटीवी और मुखबिर की सूचना के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि आरोपी के कब्जे से 16 चोरी के वाहन बरामद किए गए हैं। गदरपुर थाना पुलिस को बहुत ही बेहतरीन सफलता मिली है। संगठित अपराध में एक बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है उनके विरुद्ध। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक मिडिल क्लास परिवार को बहुत आहत पहुंचाने वाला एक अपराध होता है बाइक चोरी। तो आज गदरपुर थाना पुलिस को बेहतरीन सफलता मिली है। एक ऑटो लिफ्टर का, एक शातिर ऑटो लिफ्टर की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें टोटल 16 दोपहिया वाहन, 16 बाइक्स रिकवर हुए हैं। बाइक्स और स्कूटी मिला के टोटल 16 दोपहिया वाहनों का रिकवरी हुई है और एक शातिर चोर को दबोचा गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री धामी, कई केंद्रीय मंत्रियों से सीएम की मुलाकात, 21 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी मिलने की भी उम्मीद। राज्य की 13 वीरांगनाएं तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित, 33 आंगनबाड़ी वर्कर्स को दिया अवार्ड, उत्कृष्ट कार्यों से बनाई समाज में पहचान। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का बड़ा बयान, वक्फ बोर्ड को बताया भ्रष्टाचार का अड्डा, सीबीआई जांच की उठाई मांग। राजधानी देहरादून में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में लोगों को बनाते थे शिकार, 8 गिरफ्तार, 58 से पूछताछ।